नमस्कार। आज मैं 3 दिन बाद आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ। मैंने जाने से पहले भी अपने एपिसोड 325 में बताया था, 325 में, कि मैं निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत कार्य से 3 दिन के लिए नहीं रहूँगा लखनऊ में। फिर भी हमारे परिवार के कुछ लोगों ने ये आपत्ति की कि साहब जाने से पहले बता दिया करिए, हम लोग वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मैं बिल्कुल बता के पूरी अपनी बात तभी मैं आपसे दूर होता हूँ या अलग होता हूँ। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आप इसे किस्सा गोई को जारी रखिएगा, बंद मत करिएगा। तो 1-2 दिन के लिए जाना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं भी घर परिवार के तमाम रिश्तों से बँधा हूँ। मुझे भी तमाम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है, इसलिए कभी-कभी 1 आध 2 दिन के लिए मैं ज़रूर बाहर जाता हूँ। और ज़्यादा दिन के लिए जाऊँगा मैं ज़रूर बता दूँगा। अदरवाइज़ मैं कभी कोई गैप या बीच में कोई आपको ये नहीं लगेगा कि एक एपिसोड या 2 एपिसोड में चला गया, ये एपिसोड नहीं आए, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ या बिना बताए गया हूँ। आज की घटना भी उसी वक्त की है जिस वक्त का मैं बराबर जिक्र कर रहा हूँ, पार्ट 301 से लेके अब तक। ये वो वक्त था जब कोई मॉडर्न गज़ट नहीं थे, कोई मॉडर्न साधन नहीं थे, न पब्लिक के पास, न पुलिस के पास। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था सिवाय लैंडलाइन फ़ोन के। और उस समय की जो विभत्स घटनाएं हुई और घटना के बाद जो उसकी विवेचना हुई, विवेचना के बाद जो उसका ट्रायल हुआ, वो भी मैंने आपको बताया था। किस तरह से विभत्स 7-7, 8-8 आदमियों के घनघोर मर्डर के बाद भी जो उसमें लोग मुलजिम थे विवेचना में, जिन्हें प्रकाश में लाया गया था, वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। तो ये उसी वक्त की घटना मैं आज फिर एक और लेके आया हूँ। आज का डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। मैंने बता दिया था आपको कि मैं 95 में दिसंबर में लखनऊ आ गया था। शुरुआत में मैं सीओ महानगर था और फिर उसके बाद मैं सीओ हज़रतगंज पोस्ट हो गया था। ये उसी वक्त की बात है जब मैं सीओ हज़रतगंज था। तारीख थी 19 जनवरी 1998। दिन था सोमवार। थाना था महानगर, जहां मैं पहले सीओ था। वहाँ थे इंस्पेक्टर वीपी सिंह, बहुत अच्छा इंस्पेक्टर। बाद में ये जब मैं सीओ हज़रतगंज हुआ था, तब ये सीओ हज़रतगंज भी पोस्ट रहे। बहुत ही सुलझा हुआ, एक्सपीरियंस्ड, और क्राइम के प्रति इसकी जो सोच थी वो अच्छी थी कि वो क्राइम को वर्कआउट करने में पूरा दिल, दिमाग, यानी जिसको कहते हैं तन मन धन से अपने को समर्पित रखते थे। वीपी सिंह थाने पे मौजूद थे। उनके पास 2 लोग पहुंचे। सुबह की बात है, 10:30 पौने 11 बजे की। एक थे पीयूष राणा, दूसरे थे सलीम अख्तर। इन दोनों ने ये बताया कि साहब निशातगंज में एक घड़ी साज है राशिद, उसकी दुकान पर हम लोग अपनी घड़ी बनवाने के लिए दे आए थे। सलीम अख्तर ने बताया कि उनके पास पुराने ज़माने की ब्रिटिश पीरियड की वो चाबी वाली घड़ी थी, बड़ी, जो दीवार पे लटकती थी, पेंडुलम उसमें चलता रहता था, और चाबी उसको 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बार भरनी होती थी। एंटीक पीस अब आजकल कहते हैं। तो सलीम अख्तर ने वीपी सिंह को बताया कि साहब मेरे घर में बहुत दिन से रखी हुई थी, बाप दादे के ज़माने की। जब अपना हम लोगों ने घर रिनोवेट कराया तो ड्राइंग रूम में उसको लगाने की सोची। मैं वो घड़ी लेके राशिद के पास आया और राशिद से कहा कि ये बहुत पुरानी घड़ी है, ब्रिटिश कंपनी की है, क्या ये बन पाएगी, चल पाएगी? उसने उसको खोला, देखा और फिर देख के बताया कि हाँ बन जाएगी, लेकिन हमें 10 दिन का समय दीजिए, क्योंकि इतनी पुरानी घड़ियों के पुर्जे बाज़ार में तो मिलते नहीं। अमीनाबाद में पुरानी घड़ियों की एक ऐसी दुकान है जहां पुरानी घड़ियों के पुर्जे कबाड़ में मिलते हैं। नवाबों का शहर था, पुराने राजे रजवाड़े के यहाँ इस तरह की जो घड़ियाँ रहती थीं, अगर बनी तो बनी, नहीं तो वो डंप कर देते थे। कुछ उसके 10-20 रुपए मिलते थे, वो उसको दे आते थे। तो उसी के पार्ट्स अलग अलग करके कबाड़ के फॉर्म में वो रखते थे और वहीं से लोग ले जाते थे, जो पुरानी घड़ियों का शौक़ रखते हैं या जिनको पुरानी घड़ियाँ बनवानी होती हैं। तो सलीम अख्तर ने बताया
कि उसने बताया, उसने ये कहा कि साहब 10 दिन लगेगा, अमीनाबाद मुझे जाना पड़ेगा, कबाड़ की दुकान से इसके कुछ पार्ट्स नहीं हैं, ये लाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 100 रुपये लगेंगे। उस ज़माने की बात, 98 में 100 रुपये उसने मांगे थे। और सलीम अख्तर ने कहा कि साहब मुझे, चूँकि हमारे बाप दादों के ज़माने की घड़ी थी, इसलिए हमारा लगाव था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और उसने ये कहा था कि बुध बृहस्पति को 10 दिन हो जाएंगे, और तब से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, उसकी दुकान बंद है। पीयूष राणा ने बताया कि जाड़े के दिन है साहब, बच्चों को सवेरे स्कूल के लिए तैयार करने में बिना अलार्म की घड़ी के दिक्कत होती है। हमारी टेबल पर रखने वाली जो अलार्म घड़ी होती है वो ख़राब हो गई 2-3 दिन से, और 2 ही 3 दिन से अलार्म न बजने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में देरी होने लगी। मैं उसके पास आया, राशिद के पास, कि हमें अर्जेंट में ये बना दीजिए, कल तक दे दीजिए, बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत हो रही है। उसने भी कहा कि मैं बुधवार को गया था, उसने कहा बृहस्पतिवार की शाम को आप ले लीजिएगा, मैं बना दूंगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। पुराने घड़ी साजों या आपके घड़ी साजों में अगर आपने कभी उनके पास गए हों तो एक काले रंग का गोला सा इसी आई सॉकेट में फिट कर लेते हैं। वो लेंस होता है, प्रॉपरली हमारे ख्याल से मैग्नीफाइंग लेंस होता है, लेकिन वो घड़ी साज ही इस्तेमाल करते हैं कि पूरा उसी सॉकेट में अपने आप वो सिंगल होता है, चश्मे की तरह नहीं होता, सिंगल इसी में दबा लेते हैं उसको, और फिर उसी से उस घड़ी के छोटे पुर्जों को देखते हैं, उसी को देख के बता देते हैं। तो उसने भी देखा, देख के बताया कि साहब ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कल शाम को हम आपको दे देंगे। और 15 फरवरी, जिस दिन उसने 14 को मैंने दिया था, 15 फरवरी की शाम को आने के लिए कहा, और 15 को मैं शाम को पहुंचा, ताला बंद था। तब से मैं लगातार परेशान हूं साहब। आज मंडे हो गई, ये बृहस्पतिवार के बाद बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, आज मंडे हो गई, लेकिन वो मुस्तकिल उसकी दुकान बंद मिल रही है। हमने आसपास के दुकानदारों से पता किया तो उसने कहा कि साहब ये ऐसा कभी करता नहीं है, क्योंकि उसकी दुकान चलती बहुत है। घड़ी ठीक कराने वाले और घड़ी लेने वाले दोनों की संख्या 8-10 लोग हर दिन में आ जाते हैं। बहुत कस्टमर आते हैं क्योंकि उसके हाथ में हुनर है, किसी भी घड़ी के लिए वो मना नहीं करता और टाइम पर उसको दे देता है बनाकर, इसलिए लोग इसके यहाँ बहुत आते हैं। ऐसा कभी नहीं किया उसने कि किसी एक दिन भी उसकी दुकान बंद रही हो। अगर शाम के अगर किसी दिन छुट्टी है तो शाम के समय 1 घंटे खोलता था। जिनको वादा किया है टाइम का कि फ़लाँ दिन ले जाइएगा, उनको उस दिन वो घड़ी दे दिया करता था। इसका ये व्यवहार बड़ा आश्चर्यजनक है, ऐसा वो क्यों कर रहा है। इंस्पेक्टर वीपी सिंह ने उन दोनों की बात सुनी। उन्हें भी कुछ हल्का सा लगा कि हो सकता है लालच में आके सभी घड़ियां लेकर वो भाग गया हो। 2 सिपाहियों को उनके दुकान पर जाने के लिए भेजा। उन दोनों के साथ, पीयूष और सलीम अख्तर के साथ, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए और देखिए बात क्या है। महानगर और निशातगंज में बहुत अंतर नहीं है। अब तो फ्लाईओवर बन गया है, वरना महानगर से निकलिए तो एक रेलवे क्रॉसिंग आती थी निशातगंज जाने के लिए, और जैसे ही आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे निशातगंज की मार्केट शुरू हो जाती थी। पुरानी मार्केट है और पुराने ज़माने की मार्केट है। आप अच्छा, वहाँ एक दिक्कत और थी कि वो गाड़ियों का मेन रूट था, और उधर से हज़रतगंज की तरफ आने वाले अगर गाड़ियाँ बीच में आ गई तो बड़ा लंबा जाम लगता था, पैदल निकलना भी मुश्किल होता था। बहरहाल दोनों लोगों ने, पीयूष ने और सलीम अख्तर ने कहा कि हम लोग पैदल ही उसकी दुकान पर चलते हैं। दोनों सिपाही भी उनके साथ हो लिए, दुकान पर पहुँचे। क्रॉसिंग क्रॉस करने के 20-25 मीटर पर ही वो दुकान थी। दुकान पर पहुँचे, ताला बंद था। सिपाहियों ने अगल बगल वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब ये पता नहीं क्यों ये इसने बंद कर रखा है। सिपाही ये बराबर ये पूछ रहे थे रहता कहाँ है। बहरहाल पूछते पूछते सिपाहियों को ये जानकारी हो गई कि निशातगंज की तीसरी गली में, वहाँ निशातगंज में गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से वही उसका एड्रेस माना जाता है कि निशातगंज की तीसरी गली में राशिद का पूरा परिवार रहता है, और उसके चचा शफीक भी उसी के साथ रहते हैं। यानी शफीक चचा और राशिद उनका भतीजा एक साथ एक ही मकान में पूरा परिवार वहाँ रहता है, और परिवार में 8-9 लोग हैं। चूँकि सड़क उस पार ही निशातगंज की तीसरी गली थी, तो सिपाही वो दोनों लोग भी निशातगंज की तीसरी गली में जो मकान बताया गया था वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो देखा ताला बंद है। पुलिस को आया देख के अड़ोसी पड़ोसी भी निकल आए।
तो उनसे भी पूछा गया भाई क्या बात है, ये कहाँ चले गए, कब तक आएंगे। उन्होंने कहा साहब ऐसा कभी नहीं हुआ, 8-10 लोग हैं, अचानक बुधवार की शाम तक सब यहीं थे, सवेरे देखा गया तो ताला बंद है। न तो ये कोई किसी की बीमारी की कोई सूचना है और न ही ये शादी ब्याह का सीज़न है। और वैसे भी ये लोग एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो अगल बगल वालों को बता देते हैं कि साहब हम जा रहे हैं फलां तारीख, तो कभी कभी चाबी भी पड़ोसियों को दे जाते थे। लेकिन इस बार किसी ने सांस नहीं ली और अचानक सब लोग चले गए। ये बात बहुत विचित्र लग रही है। उन लोगों ने यही बताया कि जिस दिन खिचड़ी थी 14 जनवरी, उसी दिन शाम तक ये लोग रात तक यहाँ थे और अचानक चले गए। दोनों सिपाही वापस गए और उन्होंने उनको पूरी बात बताई इंस्पेक्टर वीपी सिंह को, जो इंस्पेक्टर महानगर थे। उनको ये भी बताया कि इनके छोटे वाले यानी राशिद जो घड़ीसाज था उसके 2 बच्चे और बड़े चाचा उनके शफीक का 1 बच्चा ये पास के ही किसी स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा पड़ोसियों ने बताया कि साहब स्कूल चल रहा है, छुट्टी भी नहीं है, ऐसे में पूरा परिवार चला गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने सिपाहियों ने अपने दिमाग लगा के इंस्पेक्टर से कहा कि साहब एक बार ज़रा स्कूल में भी देख आएँ, क्लास टीचर से मिल आएँ, हो सकता है इन लोगों को किसी काम से जाना हो तो एप्लीकेशन दे देते हैं कि साहब फलां की तबीयत ख़राब है, हम 3 दिन तक छुट्टी पर रहेंगे या हम नहीं आ पाएंगे, क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल देख लो। वो लोग गए, 2 स्कूलों में अलग अलग पता किया, वहाँ भी उनको कुछ पता लगा नहीं। वापस लौट के आए, जब वापस लौट के आए तो 2 और कस्टमर राशिद घड़ीसाज की दुकान के थाने पर मौजूद थे। वो लोग भी दुकान पर अपनी घड़ियाँ लेने गए थे, लेकिन वहाँ अड़ोसियों ने, पड़ोस के दुकानदारों ने बताया कि साहब कोई चक्कर है, पुलिस आई थी थाने महानगर से और वहीं से पता करिए क्या बात है, ये दुकान क्यों बंद है। वो दोनों भी वहाँ आ गए, इंस्पेक्टर से बात ही कर रहे थे, तब तक ये 2 सिपाही वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा साहब स्कूल से भी कुछ पता नहीं लगा। इंस्पेक्टर ने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया जो उस समय डे की ड्यूटी में थे, डे ऑफिसर थे। उनसे कहा कि आप इनके साथ चले जाइए, 4 गवाहों के सामने वो ताला तोड़वा के देखिए, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, ऐसा तो नहीं भीतर कुछ और ही मंजर हो। वो सब इंस्पेक्टर और ये चारों लोग जो कस्टमर्स थे और 2 सिपाही ये वहाँ से पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो उसके मकान के सामने पहले से ही काफ़ी भीड़ लगी थी। पता ये लगा कि राशिद यानी जो घड़ीसाज है उसके साले और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं। वो भी परेशान हैं कि ये लोग कहाँ चले गए, इनका पता नहीं लग रहा है। एसआई और दोनों सिपाहियों ने वहाँ पर 4 गवाहों के सामने घर का ताला तोड़ा। भीतर जाकर देखा तो सब कुछ सामान्य था, कोई सामान ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको ये शंका थी कि ऐसा न हो कि राशिद लालच में आकर घड़ियाँ सब समेट कर कहीं भाग गया हो, चचा भी उनके उसके साथ चले गए हों और इस तरह से लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो जब ये देखा तो वहाँ कोई चीज़ टस से मस नहीं हुई थी। कोई लूटपाट जैसी बात या कोई सामान लेके भागने जैसी बात, वहाँ सब कमरे उसके बिल्कुल साधारण रूप से थे। इसी बीच में एक सब इंस्पेक्टर ने ये नोटिस किया, उनके सालों से पूछा कि कौन सा पोर्शन तुम्हारे बहनोई का है और कौन सा उनके चचा का है। उन्होंने देख के बताया कि भाई देखो यहाँ तो तुम्हारे दोनों भांजे जो छोटे छोटे हैं उनकी चप्पल भी है, स्कूल की यूनिफॉर्म भी है, जूते भी हैं, तुम्हारे जो बहन थी उसकी भी जो नॉर्मल चप्पल है बाहर पहन के, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। कपड़े भी जो रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी सब वहीं पर हैं, कहीं कोई चीज़ जो हालिया इस्तेमाली कपड़े होते हैं वो भी सब उसके वहीं पर हैं। लेकिन शफीक के पोर्शन में किसी का जूता चप्पल नहीं है, किसी के हालिया इस्तेमाली कपड़े नहीं हैं। तो इससे ये लगता है कि ये लोग शफीक यानी चचा ये तो किसी प्लानिंग से भागे हैं, लेकिन वो लोग सब कुछ छोड़ के अचानक पैदल चले गए हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसकी इस बात से पड़ोसी भी सहमत हो गए, दरोगा जी की सिपाही भी सहमत हो गए और उनके साले भी सहमत हो गए, क्योंकि जब एक एक चीज़ बारीकी से देखी गई तो यही पाया गया कि शफीक के पूरे परिवार की जो इस्तेमाली चप्पल हैं जो घर में पहनी जाती हैं या बाहर पहन के जाते हैं, कोई नहीं थी। लोगों से पूछा गया क्या बात है, लोगों ने कहा साहब चचा भतीजे थे, थोड़ी खटपट तो इन लोगों में थी, लेकिन कोई ऐसी असामान्य खटपट हम लोगों ने नहीं देखी। चिल्लपों होता था, आपस में एक दूसरे को चिल्लाते थे। कभी कभी महिलाएं आपस में ज़ोर ज़ोर आवाज़ करती थीं, लेकिन ये सभी घरों का हाल है, उसमें कोई चीज़ असामान्य नहीं थी। एसआई, चारों सिपाही, दोनों सिपाही, चारों कस्टमर
और वो चारों पांचों गवाह जिनके सामने वो खोला गया था ताला, उन्होंने वापस उसमें ताला दूसरा बंद कराया, उसको सील किया और वापस वीपी सिंह के पास पहुंच गए। इंस्पेक्टर को उन्होंने बताया कि साहब भीतर सब कुछ सामान्य है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो दुकान से ला के रखी गई हो या यहाँ से ले गए हों या ये लोग अपना सामान पैक करके ले गए हों, सब सब एज इट इज़ वहाँ पर रखा हुआ है। इंस्पेक्टर वीपी सिंह ने उनके साले से पूछा कि भाई आपकी कौन कौन सी रिश्तेदारियां हैं, आप ज़रा बताइए, हम चेक करेंगे कि आपकी बहन और भांजे ऐसा तो नहीं है कहीं चले गए हों, बहनोई भी। उन्होंने कहा साहब अपनी रिश्तेदारियां मैंने सब देख ली हैं, मेरी बहन, बहनोई या भांजे किसी रिश्तेदारी में नहीं गए हैं, ना उनको उनके बारे में किसी को कुछ पता है। तो उन्होंने कहा फिर शफीक के रिश्तेदारी में गए होंगे या शफीक अपनी रिश्तेदारियों में गया होगा। उन्होंने कहा साहब शफीक की जो रिश्तेदारियां हैं वो भी हमको पता हैं। हमने कहा आपको बता दें, यानी पुलिस को बता दें, तब उनकी रिश्तेदारियों में हम ढूंढने जाएं। जो रिश्तेदारियां उनके सालों को, राशिद के सालों को, उसके चचा यानी शफीक की रिश्तेदारियां जो पता थीं वो उन्होंने एक एक करके नोट कराई। इतनी देर में वीपी सिंह ये समझ गए कि मामला दाल में कुछ काला जरूर है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने फ़ौरन 2 टीमें बनाई, एक एक सब इंस्पेक्टर की, और उन्हें बताया कि ये पते जो हैं इन पे जाके देखो, हो सकता है शफीक इन रिश्तेदारियों में कहीं मिल जाए और तब राशिद और उसके परिवार का भी पता लग जाए। ये टीमें अपने सामने, कुछ तो उसमें शहर की ही थीं जो तुरंत चली गईं अपना शहर के दूसरे इलाकों में देखने के लिए, कुछ बाहर की थीं। रात में 12 साढ़े 12 बजे पीसीओ से फ़ोन करके इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब सीतापुर में शफीक अपनी चचेरी बहन के यहाँ आया हुआ था, मिल गया है, हम लोग लेके आ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा इससे पूछते रहो रास्ते में कि कहाँ गए, इसके जो भतीजे का परिवार है वो कहाँ है और इसका परिवार कहाँ है। उन्होंने कहा साहब इससे बहुत पूछा गया, ये टस से मस नहीं हो रहा है। बोले ठीक है ले आओ। उसे पकड़कर थाने पर लाया गया। सबसे पहले उससे ये पूछा गया तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ चले गए। तो उसने फिर वो जगह बताई जहाँ जहाँ उसकी पत्नी या उसके बच्चे जहाँ जहाँ भेजे गए थे या जहाँ जहाँ उसको जानकारी थी। एक टीम तुरंत रवाना की गई कि इसके बीवी बच्चों को भी ले आइए। टीम गई और थोड़ी देर बाद वहाँ उन लोगों को सबको ले आई। तब पूछा जाने लगा कि भाई तुम्हारा जो राशिद है, तुम्हारा भतीजा, ये और इसका परिवार कहाँ है। साफ मना कर देता, साहब इसका पता नहीं मुझे कि ये कहाँ गया है, हम अपने वाले का जानते हैं। तब इंस्पेक्टर को लगा कि ज़रूर कोई न कोई बात इसके पेट में है जो मुंह पर या जुबान तक नहीं आ रही है। और आप जानते हैं उस ज़माने में कोई चारा नहीं था, कोई चीज़ क्रॉस चेक करने के लिए नहीं थी। इंस्पेक्टर या कोई पुलिस अधिकारी अपने एक्सपीरियंस के दम पर या पुराने केसेस के दम पर ही अंदाज़ लगाया करते थे कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। फिर वही हुआ जो होना था, श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई शफीक से। सत्य बोलक यंत्र तक आते आते उसने कहा कि सब मैं बताता हूँ पूरी बात क्या थी। फिर शफीक ने बताया कि राशिद की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी और उसके बच्चे हमारे बच्चों से अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड हो गया था, वो बात बात पर ताने देने लगा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मुझे वो बेइज्जत करने लगा है। 14 जनवरी को जब राशिद अपनी घड़ी की दुकान पर चला गया और उसके दोनों बच्चे स्कूल चले गए तो उसकी पत्नी घर में अकेली थी। मैंने उसकी पत्नी को उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे अपने बिस्तर, अपनी खटिया के नीचे ले जाकर छिपा दिया। 2:30 बजे के आसपास उसके दोनों बच्चे भी घर आ गए। उन्होंने अपना ड्रेस उतारी, जूता चप्पल उतारा। उसके बाद जब अपने कपड़े पहन के वो अपनी माँ को ढूंढने लगे तो दोनों को पकड़ के एक एक करके पकड़ा, उनकी भी गला दबाकर हत्या कर दी और उनको एक रजाई में लपेट कर वहीं अपने कमरे में एक जगह डाल दिया कि कोई आएगा तो उसे पता न लगे। और तब मैं राशिद का इंतज़ार करने लगा। शाम को 8 बजे राशिद अपनी दुकान बंद करके जैसे ही भीतर घुसा वैसे ही मैंने उसे गिरा दिया। मैंने और मेरे बेटे ने उसको चाकुओं से काट दिया। उसके बाद फिर बाकी 3 लाशें जो हमने अपने बेड के नीचे और रजाई में बांध के रखी थीं उनको निकाला। सभी के सिर उनके धड़ से अलग किए, उनको अलग अलग पॉलीथीन की पन्नियों में बंद करके एक कागज़ के डिब्बे में बांधकर उसे अपने कपड़ों के बक्से में सबसे नीचे रख दिया।
लेकिन इस बीच में ये प्रोसेस होते होते सवेरा हो गया। उसके बाद मैं दिन में गया पुराने शहर में, वहाँ से 2 होलडाल खरीद कर ले आया। शाम जब हो गई, जब ऐसा लगने लगा अब कोई नहीं आएगा, तो उन चारों के शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। एक होलडाल में दोनों बच्चों के हेडलेस बॉडी के छोटे-छोटे टुकड़े एक गद्दे में बांध के, और दूसरे होलडाल में राशिद की पत्नी के बॉडी के छोटे-छोटे पीसेस, उसको एक गद्दे में लपेट के, एक पॉलीथीन में पहले लपेट के फिर गद्दे में लपेट के, दोनों होलडाल लेके मैं रिक्शे से चारबाग रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन के पहले ही, यानी फर्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने वहाँ कुली से पूछा, दिल्ली जाने वाली गाड़ी कौन है? उसने कहा खड़ी तो है, 10 मिनट बाद जाएगी। मैं फ़ौरन उसके जनरल डिब्बे में चला गया और भीतर मैंने पहली ही सीट के नीचे आगे आमने सामने की सीट में दोनों होलडाल रख दिए, और फिर गेट पर, डिब्बे के गेट पर जाकर वेट किया। जैसे ही गाड़ी की व्हिसिल हुई, सीटी हुई, वैसे ही मैं गाड़ी से उतर गया। उतर के सीधे फिर घर आया। इस बीच में मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सबको अलग अलग जहाँ जहाँ जाना था इंस्ट्रक्शन दे के उनको भेज दिया। राशिद के बॉडी के टुकड़ों को एक टीन का बक्सा जो हमारे घर में था, उसमें अलग अलग पॉलीथीन में लपेट के, ऊपर से ताला बंद करके, उसे फिर रिक्शे पर रखकर मैं वहाँ से कैसरबाग बस स्टैंड पहुँचा। कैसरबाग बस स्टैंड पहुँचते ही वहाँ गोंडा जाने वाली एक बस, जिसमें कंडक्टर आवाज़ लगा रहा था, चलने वाली है, चलने वाली। मैं भाग कर गया। मैंने बक्से को भीतर रखने की कोशिश की। कंडक्टर ने कहा बड़ा बक्सा है, ऊपर चढ़ा दो। एक हेल्पर की मदद से मैंने उस बक्से को ऊपर चढ़ा दिया। कंडक्टर ने टिकट के लिए कहा, मैंने टिकट भी ले लिया। आगे 3-4 किलोमीटर जाने पे एक जगह भीड़ की वजह से थोड़ी धीमी हुई बस या खड़ी हुई बस, तो मैं वहीं पर आगे वाली रास्ते से उतर गया जिधर कंडक्टर नहीं था। बस आगे चली गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से सीतापुर अपनी चचेरी बहन के यहाँ आ गया। जिस समय ये पूछताछ हो रही थी सारे, और वो वृत्तांत बता रहा था, पूरा थाना इकट्ठा हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस था, केवल शफीक बोल रहा था। शफीक की बात सुन के वहाँ जो जितने मौजूद पुलिस वाले थे सब सिहर उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी किस तरह का आदमी है और कैसे उसने ये किया होगा। 4-4 बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट के पॉलीथीन में पैक करके, होलडाल में बंद करके, और बिना किसी हिचक के रेलवे स्टेशन तक जाना, और दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर सीट के नीचे होलडाल को रख देना, दूसरे बॉडी को फिर तुरंत लेके बक्से में बंद करके लाना, और उसे एक बस पर ऊपर लाद कर नीचे उतर जाना। एकदम से उनके सभी के मन में भय सा व्याप्त हो गया इस आदमी के प्रति। वीपी सिंह को भी उस समय बुला लिया गया कि देखिए साहब ये है। उन्होंने कहा पहले तो फ़ौरन इसकी बात को जांचिए, इसको ले जाइए इसके घर पे, चारों जो हेड हैं उसके, जो सिर हैं, पति पत्नी और 2 बच्चों के, वो बरामद करके ले आइए। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स गई, फिर पब्लिक इकट्ठा हुई। एक एक करके चारों जो सिर थे, मुंड थे, नरमुंड थे, उन चारों को बरामद किया गया। उसे वहीं पर अलग अलग कपड़ों में सील बंद किया गया। सील बंद करके उसे थाने पर ले आए और उसे फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा था कि किस तरह से 2 छोटे छोटे बच्चों के भी सिर कटे हुए अलग अलग वहाँ मिले। जीआरपी से उसने जिस समय पर वो जिस गाड़ी का जिक्र किया था कि ये दिल्ली को जाने वाली गाड़ी पे मैंने रखा है, जीआरपी से संपर्क किया गया कि आगे के स्टेशनों में दिल्ली तक की पता करें 2 होलडाल में क्या लाशें उनको मिली हैं। अगले दिन तक ये पता लग गया शाहजहांपुर में उन लाशों से जब ब्लड रिसने लगा तो कुछ यात्रियों ने इस पर हल्ला मचाया। पूछा गया किसका होलडाल है, जब कोई नहीं बोला तो शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बुलाकर वो होलडाल उनके सुपुर्द कर दिया गया। उन लोगों ने खोल कर देखा, उसमें बॉडी के कटे हुए पीसेस थे।
उसे सीलबंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कैसरबाग बस अड्डे पर वो टाइमिंग जो उसने बताई थी, उस टाइम पर गोंडा जाने वाली बस के बारे में पता किया गया। तो पता ये लगा कि गोंडा पहुंचने के बाद जब ये लावारिस बक्सा ऊपर रह गया था तो उसे नीचे उतारकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। उसमें एक व्यक्ति की हेडलेस कटी हुई बॉडी थी। वहाँ कोतवाली पुलिस ने उसको सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शफीक, उसके बेटे और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने पर आए ही थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना। शफीक और राशिद सगे चचा भतीजे थे, सभी साथ साथ रहते थे। सभी के छोटे बच्चे एक दूसरे के परिवार के सामने जन्मे थे, खेले थे, पढ़ने लिखने एक साथ जाते थे। लेकिन भतीजे का व्यवसाय में आगे निकल जाना शफीक को चुभने लगा और फिर भतीजे के हर बात उसे ताना लगने लगी कि ये मुझे ताना मारता है। और उसकी परिणति ये हुई कि क्रोध, जलन और लालच ने सारे रिश्ते भुला दिए और शफीक ने उन 2 मासूम बच्चों के भी टुकड़े कर दिए जो उसके भतीजे के बच्चे थे। उसे जरा भी हिचक नहीं आई, जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि उसके भीतर जो क्रोध की आग जल रही थी, जलन का जो जंगल जल रहा था, लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इसीलिए उसे कोई एहसास नहीं हुआ और बेमुरव्वत उसने बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये आपसी रिश्तों की कहानी है। किसी भी आपसी रिश्ते में जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसे एहसास भी नहीं होता कि उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने दुश्मन बनाने शुरू कर दिए हैं। कितने दुश्मन उसके बन रहे हैं उसे शायद एहसास भी नहीं होता। यही सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसे में किसी की भी, जब आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हों, आपको अंदाज़ा है कि आप आगे निकल रहे हैं या किसी से भी आगे निकल रहे हैं, और ख़ासकर आपसी रिश्तों में अगर आप आगे निकल रहे हैं, तो आपको किसी के भी छोटी छोटी बातों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए और ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपकी तरक्की से किसको किसको जलन सी हो रही है, और समय रहते ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि जलन वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो खुद कुछ कर नहीं सकते, खुद कुछ करते नहीं, खुद प्रयास नहीं करते, बस केवल दूसरे का आगे बढ़ना उनके चिढ़ का कारण होता है। आपसी जलन में कौन किसको किस हद तक जला देगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की घटना भी वही थी। एक पूरे परिवार को इत्मीनान से बैठकर बोटी बोटी काट कर चारों के सिर पैक करके बक्से में रख देना कौन सी बात है, सिर्फ इसलिए कि वो 4 पैसे ज़्यादा कमा रहा था। उससे ये भी पूछा गया कि भाई ये जब भेज ही रहे थे तो भेज देते सब, ये सिर काट के क्यों रख लिया। उसने कहा साहब इसको भी भेज देते तो वहाँ लोग पहचानने की कोशिश करते, फ़ोटो अखबार में निकलती, और मैं चाहता था कि ये ऐसे ही गुमनामी में ख़त्म हो जाए। इन चारों को मैं लोहे का बक्सा ढूंढ रहा था जिसमें पत्थर भर के, और इन चारों को उसी में रख के और ताला बंद करके गोमती नदी में बहा देता। गोमती वो देखने भी गया था, लेकिन गोमती में उतना पानी नहीं था। फिर उसके दिमाग में आया कि थोड़ा आगे बढ़ के बड़ी नदी में, गंगा या जमुना में, जिसमें पानी का बहाव ज़्यादा हो, उसके पुल से फेंकूंगा। लेकिन तब तक पुलिस को ये सब बातें पता लग गईं। तो इसलिए आपसी रिश्तों में, आपसी संबंधों में, आपसी लोगों में अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वालों पे नज़र ज़रूर रखें, उनकी छोटी मोटी बातों का कॉग्निजेंस ज़रूर लें, उनकी बातों को दिल से सुनें। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन आपकी तरक्की से खुश है, कौन आपकी तरक्की से नाखुश है। अगर कोई नाखुश है तो उससे आप हर हाल में उचित दूरी बना लीजिए, वरना वही होगा जो इस केस में हुआ है। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।